हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की एजुसेट ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग। विद्यार्थियों, मैं दयावती, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरड़। आज अपनी इस कक्षा में हम जो हमारी 11वीं कक्षा है उसमें अर्थशास्त्र विषय का तीसरा चैप्टर हमारा, जिसका नाम है आंकड़ों के संकलन की जनगणना और प्रतिदर्श विधि, उसी चैप्टर का हमारा ये भाग 2 है। जो पहला भाग था उसके अंदर हमने पढ़ा कि आंकड़ों के संकलन की दो मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, एक जनगणना विधि और दूसरी प्रतिदर्श विधि। हमने इन दोनों विधियों की परिभाषा और कहाँ पर इन दोनों विधियों का प्रयोग करना उचित रहेगा, उसकी सूटेबिलिटी और दोनों ही विधियों के गुण और दोष के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आज की अपनी इस कक्षा में हम जानेंगे कि जो हमारी प्रतिदर्श विधि है उसके अंदर जो हम प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं, उस प्रतिदर्श के चुनाव की कौन कौन सी विधियां हैं, प्रतिदर्श को चुनने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम विस्तार से जानें। तो प्रतिदर्श हमारा क्या होता है, जिसे हम सैंपल कहते हैं, न्यायदर्श कहते हैं। तो जो हमारा समग्र है, जो हमारी समष्टि है, उसका क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि उदाहरण के लिए हम मंडी से गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, तो हमने पूरे ढेर में से एक मुट्ठी चावल उठाया और उससे हमारी चेकिंग हो जाती है कि चावल किस प्रकार का है, गेहूं किस प्रकार का है। तो वो एक मुट्ठी चावल, वो एक मुट्ठी गेहूं क्या है, हमारा सैंपल, जो हमारे पूरे समग्र का, जो हमारी पूरी समष्टि का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अपनी आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि प्रतिदर्श की विधियाँ कौन कौन सी। तो प्यारे बच्चों, प्रतिदर्श की मुख्य हमारी 6 विधियां हैं, जिन्हें हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पहली विधि है हमारी यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि, दूसरी विधि का नाम है सविचार प्रतिदर्श विधि, तीसरी विधि है सत्रिक प्रतिदर्श और चौथी विधि है हमारी व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। 5वें नंबर पर कोटा प्रतिदर्श और 6ठे नंबर पर हमारी सुविधानुसार प्रतिदर्श विधियां हैं। तो इस कक्षा में हम ये सभी विधियां क्या हैं, इनकी परिभाषा, इनके गुण और दोषों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहली विधि क्या है हमारी, जिसका नाम है यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि को हम रैंडम मेथड बोलते हैं। प्रतिदर्श का चुनाव करने की जो पहली विधि है उसे हम यादृच्छिक या फिर क्या कह सकते हैं, हम रैंडम इसको हम बोलते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, यादृच्छिक क्या है, वह विधि जिसके अंदर जो हमारा समग्र है, जो हमारी सभी मदें हैं, उसमें से जब हम सैंपल चुनते हैं तो सैंपल चुनते समय सभी इकाइयों के चुने जाने के क्या होते हैं, समान अवसर होते हैं। यही इसकी परिभाषा होगी बच्चों। यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि वो विधि होती है जिसमें सैंपल के रूप में हमारे कक्षा के अंदर मान लिया 50 विद्यार्थी हैं और 50 में से हमें कोई 5 चुनने हैं, तो उन 5 कौन से चुने जाएंगे, ये सभी जो हमारे 50 स्टूडेंट्स हैं उनमें से सबके चुने जाने के अगर समान अवसर हों तो वो तरीका हमारा क्या कहलाएगा, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि कहलाएगा। तो इस तरीके के अंदर हम करते क्या हैं, इसके अंदर जब हम सैंपल का चुनाव करते हैं तो एकदम से हम सैंपल का चुनाव करते हैं, आकस्मिक करते हैं। जो स्वयं अनुसंधान करता होता है उसे भी नहीं पता होता कि किसका चुनाव किया जाएगा, कौन चुना जाएगा और कौन नहीं चुना जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारा सैंपल के अंदर, जितने भी समग्र के अंदर हमारी टोटल मदें होती हैं, उन सभी मदों के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। मैं इसे एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण के लिए कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थी हैं या 100 विद्यार्थी हैं, जितने भी हैं, मेरे सामने बैठे हैं बच्चे, मेरे हाथ में कुछ टॉफ़ियाँ हैं और मेरे को उनको टॉफ़ी देनी है। तो टॉफ़ी को मैं क्या कर सकती हूँ, उनको एक तरफ से उनकी तरफ फेंकूंगी तो किसी के भी हाथ में आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक के इसी के में आएंगी या दूसरे के में आएंगी। तो सबको चुने जाने के जहाँ पर समान अवसर होते हैं, समान मौके होते हैं, एकदम से सैंपल का चुनाव किया जाता है। स्वयं जो अनुसंधान करता होता है उसे भी इस चीज़ का कोई भान नहीं होता कि कौन छोड़ा जाएगा और कौन चुना जाएगा। तो वो तरीका हमारा क्या कहलाता है, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। इसके अंदर हम एक और बात कहते हैं कि ये इसके अंदर क्या सैंपल होगा और क्या सैंपल नहीं होगा, ये सब हम दैव पर छोड़ देते हैं, यानी कि अपने आप होगा, हमें नहीं पता हम किसे चुन रहे हैं, किसे नहीं चुन रहे हैं। तो ये तरीका हमारा क्या कहलाएगा, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। तो अगर हम कहें कि सबके चुने जाने के समान अवसर कौन सी विधि के अंदर होते हैं, तो वो विधि कौन सी है, हमारी यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि। तो ये तो ही यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि की परिभाषा। अब इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो जैसा कि मैंने इसकी परिभाषा में बताया कि सबसे पहला गुण तो इसका यही हो गया कि यहाँ पर पक्षपात नहीं होगा या पक्षपात की बहुत कम संभावना होगी, क्योंकि सबको चुने जाने के समान मौके मिल रहे हैं, समान अवसर मिल रहे हैं, कोई भी चुना जा सकता है।
तो सबसे पहले हम इसके गुणों में लिखेंगे कि पक्षपात नहीं होता, पक्षपात की कमी होती है, सबके चुने जाने के समान अवसर होते हैं, सबको समान मौका मिलता है। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके अवगुणों की, तो अवगुण क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर है, तो समान अवसर होने के कारण अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण इकाई हो जिसको चुना जाना बहुत जरूरी हो और वो इकाई हमारी रह जाए, तो ऐसे में हमारा जो यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि है वो सूटेबल नहीं रहेगी। तो ये इसकी कमी हो जाएगी कि जब कोई महत्वपूर्ण इकाई जिसे लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है और वही छूट जाए, तो ऐसे में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा जो समूह है, जो समग्र है, उस समग्र के अंदर बहुत कम इकाइयाँ हैं, मदें ही बहुत थोड़ी हैं, तो उसके अंदर सबको चुने जाने के क्या अवसर होंगे, तो वहाँ पर भी हम इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारी पहली विधि जिसका नाम रैंडम मेथड या यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि हम कहते हैं। इसके बाद सैंपल का हमारा दूसरा तरीका आता है जिसका नाम है सह विचार प्रतिदर्श विधि। तो प्रतिदर्श के चुनने की जो दूसरा तरीका है उसे क्या कहते हैं हम? सह विचार। सह विचार विधि, इसकी क्या परिभाषा होगी? हम इस शब्द से ही इसकी परिभाषा याद करेंगे। स विचार यानी कि अपने विचार से जो अनुसंधान करता है, जो आंकड़ों को इकट्ठा करने वाला है, उसे जब प्रतिदर्श का जब वो चुनाव करता है तो वो अपने विचार से, सह विचार यानी कि अपने स्वयं के विचार से जो उसे ठीक लगे, जो उसे उचित लगे, उसे वो सैंपल के रूप में चुन ले। तो सैंपल के चुनने का ये जो तरीका है कि अनुसंधानकर्ता ने अपने विचार से जो उसे ठीक लगा वो उसने चुन लिया सैंपल के रूप में, वो तरीका क्या कहलाता है? सह विचार प्रतिदर्श विधि कहलाती है। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है, नाम के अंदर ही इसकी परिभाषा है कि अनुसंधानकर्ता ने अपने विचार से जो उसे उचित लगा, जो हमारे पास समग्र है, उस समग्र में जो उसे ठीक लगा कि भाई ये इनका चुनाव होना चाहिए, तो वो तरीका हमारा प्रतिदर्श के चुनाव का वो तरीका क्या कहलाएगा? हमारा सह विचार प्रतिदर्श विधि कहलाएगा। तो आसान सा तरीका है। अब इसके गुण और दोष, तो गुण और दोषों के अंदर सबसे पहला गुण तो यही हो गया कि ये बहुत सरल है, बहुत ही आसान है। और दूसरा क्या हो गया इसके अंदर इसका गुण कि भाई जब, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि जो कोई इकाई बहुत महत्वपूर्ण हो और वो इकाई लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो, तो ऐसे में हमें सह विचार जो हमारा प्रतिदर्श है इस तरीके का प्रयोग करना चाहिए, ना कि यादृच्छिक का। क्योंकि यादृच्छिक के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमारा प्रतिदर्श चुन के आए, क्योंकि हम वहाँ पर दैव पर छोड़ते हैं, एकदम से चुनाव होता है, वो छूट भी सकता है। लेकिन जब सह विचार से हम प्रतिदर्श को चुनेंगे तो जो इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका चुना जाना बहुत जरूरी है, उसे हम चुन सकते हैं आसानी से। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत के अंदर हम बात करें लोहा और इस्पात उद्योग की, तो लोहा और इस्पात उद्योग के अंदर अगर हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम ना लें भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर जो लोहा और इस्पात उद्योग है उसके अंदर टाटा आयरन एंड स्टील सबसे ऊपर है। अगर उसको हम निकाल दें तो भारत के अंदर फिर इस उद्योग में कुछ बचेगा ही नहीं। तो वहाँ पर ये टाटा आयरन एंड स्टील को लिया जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में ये जो हमारा तरीका सह विचार जो प्रतिदर्श विधि के चुनाव का तरीका जो है ये सबसे बेस्ट रहता है। तो दूसरा तरीका हमारा क्या हुआ प्रतिदर्श के चुनाव का? सह विचार प्रतिदर्श विधि। जहाँ पर इकाइयों का चुना जाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पर हम अपने इस तरीके का प्रयोग करेंगे। तो यही इसका गुण है, आसान है, सरल है, और जहाँ इकाइयों का चुना जाना बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर हमें इस तरीके का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके अवगुण क्या है? अवगुण भी हम यहीं से निकालेंगे, क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने अपनी मर्जी से, अपने विचार से प्रतिदर्श को चुना है, तो यहाँ पर पक्षपात संभव है, पक्षपात किया जा सकता है। और अगर पक्षपात होगा, सैंपल के चुनने में पक्षपात होगा, तो फिर जो निष्कर्ष निकलेंगे, फिर जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो भी हमारे शुद्ध नहीं रहेंगे, विश्वसनीय नहीं रहेंगे। तो ये हमारा दूसरा तरीका प्रतिदर्श के चुनाव का, सह विचार प्रतिदर्श विधि। अब आती है हमारी तीसरी विधि जिसका नाम है सत्रित प्रतिदर्श विधि। इस विधि का बच्चों एक और नाम भी है, दूसरा नाम इसका है मिश्रित। हम इसे मिश्रित प्रतिदर्श विधि भी कहते हैं। तो सत्रित और मिश्रित क्या होता है? मिश्रित का मतलब जिसके अंदर दो का या दो से ज़्यादा का मिश्रण हो, और सत्रित भी क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा प्रतिदर्श है, जो हमारा समग्र है, तो समग्र के अंदर कई गुणों वाली जब इकाइयाँ होती हैं तो हम उन इकाइयों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर उनको अलग अलग सत्रों में बांटते हैं। तो जो प्रतिदर्श का चुनाव करने की हमारी तीसरी विधि है जिसका नाम सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श विधि है,
इसके अंदर क्या होता है, हम इसके नाम से ही इसकी परिभाषा निकालेंगे कि अगर समग्र के अंदर विभिन्न गुणों वाली इकाइयां हैं, विभिन्न विशेषताओं वाली इकाइयां हैं, तो हम उन इकाइयों को उनकी विशेषताओं और गुणों के आधार पर, उनकी समानता के आधार पर अलग अलग सत्रों में बांटेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि उदाहरण के लिए मान लिया 11वीं कक्षा के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने आर्ट्स साइड ले रखी है, कुछ ने साइंस साइड ले रखी है और कुछ ने कॉमर्स साइड ले रखी है। तो 3 तरह के हमारे पास विद्यार्थी हो गए, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के। तो हमें उनमें से सैंपल का चुनाव करना है। तो हम पहले क्या करें, हम पहले उनको 3 अलग अलग भागों में बांट लें। ये बच्चे कॉमर्स के हैं, ये साइंस के हैं, ये आर्ट्स के हैं, और फिर उन तीनों में से, तीनों जो स्ट्रीम है उनमें से फिर हम यादृच्छिक तरीके से, यादृच्छिक जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जिसके अंदर सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, तो फिर हम उस तरीके से उसमें से सैंपल को चुनें। तो इसीलिए हमने क्या कहा, इस विधि को सत्रित कहा। क्यों कहा सत्रित? क्योंकि इसके अंदर हम अपना जो समग्र है उसे उसकी विशेषताओं के आधार पर पहले अलग अलग सत्रों में बांटते हैं, फिर अलग अलग सत्रों में बांटने के बाद हर एक स्तर से हम यादृच्छिक तरीके से सैंपल को चुनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बता दिया। और इसे मिश्रित भी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 विधियों का मिश्रण है। पहला मिश्रण किसका हो गया, यादृच्छिक तरीके का, यादृच्छिक तरीके का, और दूसरा फिर हम उसमें से अपने विचार से, सहविचार से अलग अलग जो हमारे 3-4 जो भी हमारे सत्र बने उनमें से फिर हम अपने सहविचार तरीके से सैंपल को चुनते हैं। हम इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि मान लिया हमारे टोटल 60 विद्यार्थी हैं, 60 में से कुछ 20 मान लिया हमारे आर्ट्स के हैं, 20 हमारे साइंस के हैं, 20 कॉमर्स के हैं। तो तीनों को पहले अलग अलग बांटा और फिर तीनों में से हमने जितने भी लेने हैं, 5-5, 10-10 जो भी लेना है, वहाँ से हम अपने सैंपल को चुने। तो पहले क्योंकि हमने उनको अलग अलग तरीकों से बांटा तो वो हमने सत्र बना लिए, और सत्र से फिर यादृच्छिक तरीके से हमने उसमें से निकाल लिया। तो ये हमारा क्या कहलाया, सत्रित और मिश्रित प्रतिदर्श तरीका। तो इस तरह से हमने प्रतिदर्श की विधियों के 3 तरीके पढ़े हैं। अब अगर हम बात करें सत्रित और मिश्रित प्रतिदर्श जो विधि है, इसके क्या गुण है, क्या दोष है। तो पहला इसका गुण क्या होगा, गुण यही होगा कि जब हमारी इकाइयाँ, जब हमारा समग्र विभिन्न गुणों वाला होता है तो ऐसे में ये तरीका हमारा बेस्ट रहता है। अलग अलग गुण वाली इकाइयाँ हैं तो हमने हर एक गुण वाली इकाई को अपने सैंपल में चुना, क्योंकि पहले हमने उनको किस में बांट लिया, सत्रों में बांट लिया। तो ये तरीका वहाँ पर बहुत सही रहेगा जहाँ पर हमारे समग्र की इकाइयाँ अलग अलग गुण वाली हैं, तो हम उनको उनके गुणों के आधार पर अलग अलग सत्रों में बांटेंगे और फिर हर एक गुण को सैंपल के अंदर हम चुनेंगे। तो गुण इसका क्या हो गया कि जब इकाइयाँ विभिन्न गुणों वाली होती हैं तो हमारा ये तरीका बेस्ट है। सभी गुणों वाली इकाइयाँ सैंपल के अंदर शामिल होंगी, जिससे हमारे जो परिणाम होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो शुद्ध निकलेंगे, पक्षपात की उसके अंदर कम संभावना होगी। अवगुण क्या होगा इसका? अवगुण यही होगा कि अगर हमारी सभी इकाइयाँ बिल्कुल समान है, एक जैसी हैं, वहाँ हमें सत्र बनाने की जरूरत ही नहीं, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का सत्र बनाएंगे। तो ऐसे में जब सभी इकाइयाँ समान गुणों वाली होती हैं तो वहाँ पर सत्र नहीं बन सकते, तो वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा समग्र बहुत छोटा हो, जिसको अलग अलग सत्रों में बांटना मुश्किल हो या ना बांटा जा सके, तो वहाँ पर भी हम सत्रित और मिश्रित प्रतिदर्श तरीके का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ हों तो उनको उनके गुणों के आधार पर अलग अलग सत्रों में बांटकर और फिर प्रत्येक स्तर से हम यादृच्छिक तरीके से सैंपल को चुने तो वो हमारा सत्रित या मिश्रित प्रतिदर्श कहलाएगा। इसके बाद हमारा चौथा तरीका आता है व्यवस्थित प्रतिदर्श तरीका। व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे जनसंख्या या समग्र है, समष्टि जो हमारी है, उस समष्टि को सिस्टेमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम जचाएं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम सिस्टेमेटिक तरीके से अपने समग्र को जचाएंगे तो उसके अंदर हम 3 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है, इसके अंदर संख्यात्मक, कि संख्या के आधार पर हम उनको जचा सकते हैं। एक और तरीका है हमारा, उस तरीके का नाम है भौगोलिक। भौगोलिक आधार पर भी हम अपने जो हमारे आंकड़े हैं उनको जचा सकते हैं। और एक तीसरा तरीका है वर्णात्मक। इन 3 तरीकों से हम अपने आंकड़ों को व्यवस्थित करें। अब ये संख्यात्मक क्या है, भौगोलिक क्या है, वर्णात्मक क्या है। संख्यात्मक जैसे कि कक्षा के अंदर विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको रोल नंबर वाइज लगा सकते हैं।
तो वो क्या हो गया, संख्या के आधार पर रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। जब हम क्लास के अंदर टेस्ट लेते हैं तो रोल नंबर वाइज हम लिख देते हैं कि एक रोल नंबर के इतने मार्क्स आए, 2 सेकंड के इतने आए, तीसरे के इतने आए। तो वो क्या है, हमारे समग्र को संख्यात्मक तरीके से व्यवस्थित करना कहलाएगा। एक और तरीका है व्यवस्थित करने का, वो है भौगोलिक। भौगोलिक यानी कि स्थान के आधार पर। जैसे हमारे पास आंकड़े हैं, 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स का आंकड़ा ले हम, जिलों के आधार पर हम उसे लगा सकते हैं। रोहतक का 10वीं कक्षा का रिजल्ट कैसा रहा, अंबाला का कैसा रहा, पानीपत का कैसा रहा, सोनीपत का कैसा रहा। तो इस तरह जो व्यवस्थित करना है वो क्या होता है, हमारा भौगोलिक रूप से आंकड़ों को व्यवस्थित करना। और तीसरा तरीका वर्णात्मक यानी कि अल्फाबेटिकली। हम अल्फाबेटिकली ए से, बी से, सी से, इस तरह से हम भी अपने आंकड़ों को जचाते हैं। तो क्या करेंगे, हम व्यवस्थित प्रतिदर्श के अंदर हम अपने समग्र को इन 3 तरीकों से सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। हम संख्या के आधार पर या भौगोलिक आधार पर या अल्फाबेटिकली हम अपने आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे और फिर किसी एक का चुनाव करेंगे। जैसे मान लिया हमने रोल नंबर वाइज अपने आंकड़ों को लगा लिया, अपने समग्र को लगा लिया। रोल नंबर वाइज लगाने के बाद मान लिया हमने पहला चुन लिया 15 रोल नंबर, उसके बाद हम 25 रोल नंबर चुन लें, उसके बाद हम 35 चुन लें, उसके बाद 45 चुन लें। तो इस तरह से एक का चुनाव करने के बाद फिर उसी आधार पर हम आगे आगे चुनते जाएंगे। तो वो तरीका क्या कहलाता है, हमारा व्यवस्थित प्रतिदर्श तरीका। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले हम अपने समग्र को व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित 3 तरीके से कर सकते हैं, संख्यात्मक या भौगोलिक या वर्णात्मक। और फिर हम एक का चुनाव करेंगे। जैसे मान लिया हमने 10 रोल नंबर को चुन लिया, फिर नेक्स्ट 20 रोल नंबर, नेक्स्ट 30 रोल नंबर, फिर 40 रोल नंबर। तो वो तरीका क्या होता है, हमारा व्यवस्थित प्रतिदर्श तरीका कहलाता है। तो आपकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। हम उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई हम रोल नंबर वाइज लगाएं। अब इसके गुण और दोष। तो बच्चों गुण और दोष में सबसे पहले अगर हम गुणों की बात करें तो ये तरीका क्या है, आसान तरीका है, सरल तरीका है। यही इसका गुण है कि भाई हम पहले आंकड़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, फिर एक का चुनाव करके आगे अगला नेक्स्ट चुनते जा रहे हैं, तो आसानी से हमारा चुनाव हो जाता है। हम कह सकते हैं कि हमने पहले सभी आंकड़ों को जचाया और फिर एक को चुनने के बाद आगे चुने, तो फिर हमने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। 10 रोल नंबर पर कौन है, फिर 20 पे कौन है, 30 पे कौन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी है हमने उसी को चुन लिया। तो ये एक आसान तरीका है और इसमें पक्षपात कम होता है। लेकिन अगर हम अवगुणों की बात करें तो अवगुण क्या है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब बहुत सी इकाइयाँ ऐसी हों कि जो बहुत महत्वपूर्ण हो, इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी हो, तो वो भी इसके अंदर हम नहीं कर पाएंगे शामिल। दूसरा, अगर हमने अभी पीछे पढ़ा कि इकाइयाँ कैसी होती हैं, विभिन्न गुणों वाली भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। अब हमें ये नहीं पता कि 10 के ऊपर जो है और फिर 20 के ऊपर है, क्या पता वो सभी अगर इकाइयाँ सभी समान हों, एक ही गुण वाली हों और दूसरे गुण वाली इकाइयाँ छूट जाएं, तो ऐसे में हमारे परिणाम प्रभावित होंगे। आपकी समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने 10 रोल नंबर, फिर 20, फिर 30 ऐसे हमने चुन लिया। अब 10 रोल नंबर, 20 रोल नंबर और 30 रोल नंबर सभी तीनों एक जैसे गुण के हों और जो अलग गुण वाली इकाइयाँ थी वो सारी बीच में छूट गई, तो फिर जो हमारे परिणाम आएंगे वो परिणाम सही नहीं आएंगे। तो ये इसका अवगुण हो गया कि अगर इकाइयाँ विभिन्न गुणों वाली हैं, या कोई ऐसी इकाई है जिसे शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि को से चुनाव करना सही नहीं रहेगा। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, अवगुण कहलाएंगे। तो बच्चों हमने 4 तरीके पढ़ लिए हैं। व्यवस्थित प्रतिदर्श तरीके के बाद हमारी टर्न आती है कोटा प्रतिदर्श विधि की। कोटा, इसका एक दूसरा नाम भी है और वो है अभ्यंस। हम इसे अभ्यंस विधि भी बोलते हैं। तो कोटा और अभ्यंस क्या होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारा समग्र होता है, यानी कि जो हमारी कुल सारी जो हमारी मदें होती हैं, उन मदों को हम उसकी टोटल जनसंख्या के आधार पर उनका कोटा हम पहले से ही बांट देते हैं। जैसे हम इसे उदाहरण से समझते हैं कि मान लिया हमारे समग्र का आकार 100 है। हमारा जो समग्र है, समष्टि जो है, उसके अंदर 100 हमारे विद्यार्थी हैं। तो इन 100 विद्यार्थियों के अंदर 3 तरह के हमारे विद्यार्थी हैं। अलग अलग जो उनकी विशेषताएं हैं, गुण हैं, उसके आधार पर पहले हम अपने समग्र को बांटेंगे। जैसे मान लिया इन 100 विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थियों ने आर्ट्स ले रखी है और जो हमारे 30 विद्यार्थी हैं उन्होंने साइंस ले रखी है और जो 20 विद्यार्थी हैं उन्होंने ले रखी है कॉमर्स।
तो जो हमारा समग्र था, हमने क्या किया, जो हमारा समग्र था, समष्टि था, जो कि 100 विद्यार्थी थे, हमने उनको उनकी अलग अलग विशेषताओं के आधार पर बांट लिया। 50 विद्यार्थी आर्ट्स में हो गए, 30 साइंस में हो गए और 20 कॉमर्स में हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लिया हमें इन 100 में से 10 का सैंपल लेना है, 10 विद्यार्थियों को चुनना है। तो हम क्या करेंगे, जो समग्र के अंदर, जो कुल के अंदर इनका अनुपात है, जैसे आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं वो 50 है, तो 100 में से 50 विद्यार्थी यानी कि आधे विद्यार्थी क्या हो गए, हमारे आर्ट्स में हो गए, और 30% किस में हो गए, हमारे साइंस में, और 20% हो गए कॉमर्स में। तो जितनी प्रतिशतता इनकी समग्र के अंदर है, हम सैंपल के अंदर भी इनकी वही प्रतिशत मात्रा लेंगे। यानी कि अगर हम सैंपल 10 विद्यार्थियों के सैंपल का हम चुनाव करेंगे, तो जो 10 विद्यार्थी हैं उनमें से जो आधे विद्यार्थी होंगे यानी कि 5, वो कहाँ से होंगे, हमारे आर्ट्स में से, और जो हमारे 30% यानी कि 3 जो हमारे सैंपल के अंदर जो विद्यार्थी होंगे वो कहाँ से होंगे, साइंस साइड से होंगे, और दो विद्यार्थी हैं वो हमारे कॉमर्स से होंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, कोटा के अंदर क्या किया कि जो हमारा टोटल समग्र था, उस समग्र के अंदर जो विभिन्न गुणों वाली इकाइयाँ थी, उनको उनकी समग्र के अंदर जो प्रतिशत मात्रा है, उसी प्रतिशत मात्रा के अनुसार हम उनको सैंपल के अंदर भी लेंगे। अगर हमारे आधे विद्यार्थी 50% विद्यार्थी आर्ट्स के अंदर थे, तो जब हमने सैंपल का चुनाव किया तो सैंपल में भी हम 5 विद्यार्थी आर्ट्स में से लेंगे, हम 3 विद्यार्थी साइंस में से लेंगे और 2 विद्यार्थी कॉमर्स में से लेंगे। तो जो समग्र के अंदर इनकी प्रतिशत मात्रा है, वही प्रतिशत मात्रा किसके अंदर होगी, सैंपल के अंदर भी होगी। तो इस तरह से हम इस चीज़ का ध्यान हम रखते हैं, किसके अंदर, कोटा या प्रतिदर्श या अभ्यंस विधि के अंदर। तो कोटा के अंदर हम इस तरीके से निकालेंगे। तो इसके गुण क्या होंगे, इसके दोष क्या होंगे। तो कोटा जो हमारा प्रतिदर्श विधि है, इसके गुणों के अंदर हम यही कहेंगे कि अगर हमारी अलग अलग गुण वाली इकाइयाँ हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, उनकी प्रतिशत मात्रा के आधार पर ही लेते हैं। तो वो सभी गुणों वाली इकाइयाँ इसके अंदर शामिल होंगी, सभी का सैंपल के अंदर भी सभी का समावेश होगा। लेकिन जब हम इसके अवगुणों की बात करते हैं, तो अवगुणों के अंदर क्या होता है कि हमने ये तो कह दिया कि आर्ट्स के आधे विद्यार्थी हैं तो आधे ही इसके यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये छूट होती है अनुसंधानकर्ता को कि 50 में से जो 5 विद्यार्थी चुनने हैं वो कोई भी चुन सकता है। तो अगर उसको पूरा अधिकार दे दिया जाता है गणक को किसी भी 5 को चुनने का, तो वहाँ पर जो हमारा गणक है वो पक्षपात कर सकता है। तो वैसे तो इसके अंदर सभी गुणों वाली इकाइयाँ होती हैं, लेकिन सभी गुणों वाली कौन सी इकाइयाँ लेंगे ये गणक के ऊपर निर्भर करता है। इसका अधिकार गणक को दे दिया जाता है, तो वहाँ पर पक्षपात की संभावना हो सकती है। इसके बाद हमारा छठा तरीका आता है बच्चों, जिसका नाम है सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि। तो सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि के अंदर क्या किया जाता है कि हमने जो बाकी की 5 तरीके हमने पढ़े, उन तरीकों में से गणक या अनुसंधानकर्ता को जो भी तरीका अपनी सुविधा के अनुसार सही लगा, वो उसी तरीके से अपने सैंपल को चुन ले। तो उसे हम क्या कहेंगे, सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि। तो सबसे आसान है हमारी सुविधानुसार प्रतिदर्श विधि। इस विधि के अंदर अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा देखेगा, समय देखेगा, और जो भी उसका चुनने का तरीका है, उन सभी चीज़ों को देखकर वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से सैंपल को चुन सकता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने प्रतिदर्श की सभी विधियाँ, 6 की 6 विधियाँ, यादृच्छिक, सविचार, सत्रिक, व्यवस्थित, कोटा और सुविधानुसार प्रतिदर्श तरीके जो हैं वो हमने पढ़े। इन सभी तरीकों से हम सैंपल का चुनाव करते हैं। अब सैंपल हमारा जो है, जो प्रतिदर्श हमारा है, वो कितना विश्वसनीय है, उसकी एक हमारा ये प्रश्न बनता है कि सैंपल की या प्रतिदर्श की विश्वसनीयता किस पर निर्भर करती है। तो इतना सब पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि एक प्रतिदर्श कितना अधिक विश्वसनीय है या नहीं है। यह कुछ मुख्य हमारे 4 बिंदु हैं। जैसे सबसे पहला हमारा बिंदु होगा कि प्रतिदर्श का आकार, जो हमारा सैंपल है, जो हम चुनते हैं, जो हमने अभी पढ़े 6 तरीके, इन 6 तरीकों के आधार पर जो हम सैंपल का चुनाव करेंगे, तो वो सैंपल का आकार सफिशिएंट होना चाहिए। जो हम अनुसंधान करने जा रहे हैं उस अनुसंधान के अनुसार होना चाहिए। सैंपल का आकार बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैंपल के तरीके का प्रयोग हम करते ही इसलिए हैं कि भाई हम बड़े के स्थान पर कम इकाइयों का हमें अध्ययन करना पड़े, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं।
तो एक सैंपल कितना अधिक विश्वसनीय है या नहीं है, यह सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? सैंपल के आकार पर। तो प्रतिदर्श का सैंपल का आकार बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता किसके ऊपर निर्भर करेगी? हमारे प्रतिदर्श के चुनने की जो विधि है उस विधि के ऊपर, और ये हमने ऊपर पढ़ी है। तो ऊपर के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, उनमें से हम कौन से तरीके का प्रयोग करें, कौन से का नहीं करें, ये हमारी समस्या के ऊपर, हमारी जो अनुसंधानकर्ता की समस्या किस प्रकार की है, सूचना किस प्रकार की है, आंकड़े किस प्रकार के हैं, उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो दूसरा तरीका कि सैंपल कितना अधिक विश्वसनीय है, ये सैंपल चुनने के तरीके के ऊपर, विधि के ऊपर निर्भर करता है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ी है। तीसरी जो चीज है, जो सैंपल की विश्वसनीयता, वो किस पर निर्भर करेगी? वो निर्भर करेगी गणक का पक्षपात पूर्ण न होना। गणक अगर हमारा पक्षपात पूर्ण है तो हमारे जो सैंपल है उसकी विश्वसनीयता उससे प्रभावित होगी। गणक का पक्षपात पूर्ण न होना, तो हमें गणक को ट्रेंड करना पड़ेगा, उसके अंदर ये भावना भरनी होगी कि भाई वो किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करे। तो ये जो तरीके हैं, इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? अपने सैंपल को विश्वसनीय बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं, और फिर जो हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे वो रिजल्ट्स भी शुद्ध निकलेंगे, वो हमारे विश्वसनीय होंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने जनगणना विधि पढ़ी, प्रतिदर्श विधि क्या होती है वो पढ़ी। हम दोनों विधियों के पढ़ने के बाद इन दोनों के अंदर तुलना भी कर सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या अंतर है, और प्रतिदर्श विधि की विभिन्न विधियों के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।